सप्लाई लिमिटेड है, वो उतना ही है। अगर वो भी उतना ही रेट से बढ़ रहा है, सप्लाई भी उसी गति से बढ़ रहा है, तब तो दिक्कत नहीं होगा, तो कीमत जो है वो स्टेबल रहेगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्यूरिस पाथवे प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से है, इन्फ्लेशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, महंगाई। चलिए समझते हैं इसको आज। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई किसको कहते हैं? तो इन्फ्लेशन इज द persistent rise in the general price level of goods and services in an economy, leading to a decrease in the purchasing power of money। देखिए क्या होता है, जब चीज़ें जो कमोडिटीज़ है या गुड्स है जो आप खरीदते हो, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। जो कल 1 रुपया मिलता था 2 रुपये हो सकता है कुछ दिन में वो 2 रुपया का मिलने लगता है, फिर 3 रुपया में, ऐसे करके वो राइज कर रहा है। उसी तरह से जो सर्विसेज है वो भी जो आप लेते हो उसमें भी आप देखोगे वो उसका भी जो कीमत है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन, महंगाई। और ये जो महंगाई होता है ये क्या करता है कि परचेजिंग पावर जो किसी भी आदमी का होता है उसको वो कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया में आप 10 पेन खरीदते हैं लास्ट ईयर, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो अब 10 रुपया में आप केवल 8 ही पेन खरीद सकेंगे। तो 10 रुपया का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या होता है? इन्फ्लेशन से, महंगाई से परचेजिंग पावर जो है आपकी खरीदने की शक्ति वो कम हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन? ये कैसे चीज़ें इतना बढ़ने क्यों लगती है, कीमतें इतनी बढ़ने लगती है, इसका क्या रीज़न है? लेट अस सी द रीजंस। ओके, नाउ फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये कब होता है? जब आप देखिए डिमांड और सप्लाई, आप समझते हैं ना, डिमांड मतलब कि हम लोग कोई चीज़ का डिमांड करते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है। मान लीजिए प्याजी को का हम लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। और सप्लाई होता है जो कोई भी चीज़ कितना आ रहा है मार्केट में। तो जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा, जितना हम डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो भी एक हमारा नंबर है डिमांड का, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इस तरह का इन्फ्लेशन जो है वो कब होता है? जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो गया। और ये कब होता है? जब कंज्यूमर या हम आप जो है ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगते हैं, हमारे पास ज़्यादा कहीं से पैसा आ गया तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं, लेकिन चीज़ जो है सो सप्लाई लिमिटेड है, वो उतना ही है। अगर वो भी उतना ही रेट से बढ़ रहा है, सप्लाई भी उसी गति से बढ़ रहा है, तब तो दिक्कत नहीं होगा, तो कीमत जो है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है और सप्लाई कम है तो वहाँ इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर हम ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट जो लास्ट ईयर कर रही थी, जितना एक्सपेंडिचर की है उससे ज़्यादा कर रही है, तो एक तो फिर से डिमांड ज़्यादा बढ़ा और सप्लाई तो आप देख रहे हैं उस गति में नहीं बढ़ रहा है, तो फिर से इन्फ्लेशन हुआ। या सर्कुलेशन में जो मनी है, मनी का जो सर्कुलेशन चलता है किसी भी इकॉनमी में, वो जो है बढ़ गया। मनी ज़्यादा है किसी इकॉनमी में, लेकिन सप्लाई जो है लिमिटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही है और पैसे ज़्यादा हैं, तो वही बात हो गई कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो डिमांड, व्हेन डिमांड exceeds supply, then we have inflation. Now second is cost push inflation। कॉस्ट भी, जैसे मान लीजिए चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, आप मान लीजिए कि अगर केक ही बनाते हैं 5 पाउंड का
और केक में मैदा यूज़ हो रहा है, चीनी यूज़ हो रहा है, बटर यूज़ हो रहा है, और भी कुछ कुछ यूज़ हो रहा है। तो लास्ट ईयर वो जो आप केक बना रहे थे उसका जो प्राइस आ रहा था, कॉस्ट प्राइस, वो जो भी था, एक उसका मान लीजिए कि वो ₹1000 आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन जब कीमत सबका बढ़ जाएगा, मैदा, घी या चीनी जो भी लग रहा है वो उसका बढ़ रहा है वो भी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चला जाएगा ऊपर। और इसमें वेज भी, अगर जो आप किसी लेबर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उस केक को बनाने में, उसका भी अगर आप पगार बढ़ा दे रहे हैं तो फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। तो इसके वजह से कॉस्ट जैसे बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जैसे वेज बढ़ गया जो आप अपने यहाँ स्टाफ को दे रहे हैं, या रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया जो उस सामान में आप लगा रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है कि उसको प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उसका प्रॉफिट उसको आएगा ही नहीं। तो उस हालात में भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर व्हाट यू कुड प्रोड्यूस इन 100 रुपीज़ यू आर नाउ स्पेंडिंग 120 रुपीज़। मतलब वही है कि अगर आपको कोई चीज़ जो है, मैंने बताया कि लास्ट ईयर 10 रुपये में मिल रहा था, लेकिन चूँकि वो जो बना रहा है उसको अब ज़्यादा पैसा लग रहा है उस चीज़ को बनाने में, तो ऑब्वियसली उसका दाम बढ़ा ही देगा, और दाम बढ़ाएगा, कीमत बढ़ाएगा, तो इन्फ्लेशन होगा ही। नाउ थर्ड इज सप्लाई शॉक्स। Unexpected events like natural disaster, geopolitical tensions can disrupt supply chain. सप्लाई है जो भी गुड्स, रॉ मटेरियल या कुछ भी है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एनीथिंग जो आप यूज़ करते हो, अगर उसका सप्लाई रुक जाता है या किसी वजह से बाधित हो जाता है, उसका कोई भी कॉज हो सकता है। पुअर मानसून भी हो सकता है कि ग्रेन उतना हुआ नहीं तो सप्लाई कम हो गया, या हो सकता है कि जिस जगह से वो आ रहा है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो जब भी सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड तो अपने जगह पे है या बढ़ ही रहा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होना नेचुरल है। सो वी सी दैट दीज आर द 3, अभी हमने 3 देखे हैं, अभी और देखिए। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? नाउ अगर सेंट्रल बैंक जो है, देखिए, एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द मनी सप्लाई बाय द बैंक कैन लीड टू मोर मनी चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, वो ज़्यादा मनी का सप्लाई बढ़ा देती है, तो मनी का सप्लाई तो बढ़ा दिया उसने, लेकिन गुड एंड सर्विसेज जो है वो तो एक लिमिटेड ही है ना, ज़्यादा पैसा आ गया है सर्कुलेशन में, तो क्या होगा कि इस हालात में भी आपको इन्फ्लेशन हो जाएगा, बिकॉज मनी सप्लाई जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको वही हो गया कि ज़्यादा पैसा है लेकिन आपका गुड्स एंड सर्विसेज तो लिमिटेड है, तो इसके वजह से आप क्या देखते हो कि इन्फ्लेशन हो जाएगा। नाउ फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसी होता है, जैसे गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, गवर्नमेंट एक्शन सच एज इंक्रीज स्पेंडिंग और टैक्स कट कैन बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है इंक्रीज स्पेंडिंग कर देती है, अपना जो खर्च कर रही है लोगों पर, जैसे कभी कभी अभी दिल्ली में भी आया था कि औरतों को एक फिक्स्ड एक अमाउंट मिला करेगा, तो वहाँ अपना गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है कि सबको दे रही है, सब फीमेल्स को मान लीजिए जो भी एक अमाउंट बोला गया है, तो गवर्नमेंट अपना जो ये है अमाउंट जो मतलब स्पेंडिंग है बढ़ा रही है, तो उस स्पेंडिंग जब बढ़ाएगी तब क्या होगा, मतलब लोग के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और जब लोग के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई तो उतना ही है, तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो हो ही जाएगा इन्फ्लेशन। नाउ अगेन टैक्स कट भी अगर मान लीजिए हो जाता है कि गवर्नमेंट टैक्स कट घटा देती है, तो इससे क्या होता है कि लोग जो पहले जो टैक्स से पैसा चला जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है उतना, तो उनके पास रह जा रहा है, लोगों के पास। अब लोग क्या करेंगे कि उनके पास अब ज़्यादा पैसा है तो और चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड और बढ़ जाएगा, सप्लाई फिर वैसे ही है, सप्लाई तो उतना ही लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन होना लाजमी है।
So increase government spending, investment in infrastructure, education or direct payment to citizens, that also leads to inflation. और टैक्स कट्स, अगर टैक्स कम कर देती है तो लोग के पास बहुत पैसे आ जाते हैं, अगर मान लीजिए पैसे बचने शुरू हो जाते हैं तो वो ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, उस सेंस में भी, उस केस में भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो वी हैव सीन 5 causes. I just mentioned 5 causes for inflation. Now let us see what else is there. So now what are the effects of inflation? Inflation का क्या प्रभाव होता है? Inflation कोई बहुत अच्छा किसी को नहीं लगता है, क्योंकि महंगाई किसी को भी रुला देता है. उसका क्या क्या असर होता है ये हम लोग देखते हैं. देखिए, फर्स्ट है रिड्यूस परचेजिंग पावर. वही बात हो गया कि 10 रुपया में हम पहले लास्ट ईयर 10 पेन खरीद ले रहे थे 1 रुपया वाला, इस साल 10 रुपया में नहीं मिल रहा है, 10 रुपया में अभी केवल 8 ही पेन मिल रहा है. तो यही हो गया कि उसका जो है परचेजिंग पावर घट गया. परचेजिंग पावर जो है उसका घट जाता है, उससे उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी घट जाता है. जो उसका इनकम है अगर वो बढ़ रहा है इन प्रोपोर्शनेट टू इन्फ्लेशन जो हो रहा है, तब तो उसका जो आप कहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्टेबल रहेगा. लेकिन अगर मान लीजिए उसका इनकम फिक्स्ड है और कीमतें केवल बढ़ रही हैं बाज़ार में, तो बेचारा तो अपने सैलरी में अब उतना सामान वो नहीं खरीद पाएगा जो पहले खरीद पाता था. तो इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पहले था वो अब वो मेंटेन नहीं कर पाएगा. तो दिस इज अ डीमेरिट. नाउ हायर इंटरेस्ट रेट्स. क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या होता है, जब देख रहा है सब चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देता है. जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं हम लोग को देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो उसका रेट बढ़ा देगा क्योंकि उसको भी इन्फ्लेशन को टैकल करना है. वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा कि लोग डिस्करेज हो जाएंगे, उतना बोरो नहीं करना चाहेंगे, उतना लोन नहीं लेना चाहेंगे. तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है ना उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा. इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा. सो हायर इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक में रेज इंटरेस्ट रेट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, मेकिंग बोरोइंग more expensive and potentially slowing down economic growth. Next, income inequality. अब जब मान लीजिए कि कीमतें बढ़ रही हैं तो अगर उसी प्रोपोर्शन में हमारा जो हम सैलरी हमको मिलता है वो भी अगर उसी अगर गति में रेट से बढ़ रहा है, तब तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा. ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं उसी गति में वो जो सैलरी दे रहे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उतना दिक्कत नहीं होगा. लेकिन जहाँ पे आदमी का फिक्स्ड इनकम है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब उतना वो सामान नहीं खरीद पाएगा जितना वो पहले खरीद पाता था. तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग तो मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे कंपनी भी उसका सैलरी बढ़ा दे रही है उस सेंस में वहाँ का एम्प्लॉय सफ़र नहीं करेगा. लेकिन जहाँ नहीं बढ़ रहा है, आप कहिए कि उसका इनकम जो लेवल है वो फिक्स्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि इनकम गैप्स के चलते इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगा. सो इनकम इनइक्वालिटी, सी इन्फ्लेशन कैन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट दोज विथ फिक्स्ड इनकम और लोअर अर्निंग्स, वाइडनिंग द इनकम गैप. इनकम गैप जो लोग के बीच में है वो और बढ़ जाएगा, फिक्स्ड इनकम वाला और नीचे चला जाएगा, और जिनका प्रोपोर्शनेटली वो इनकम भी बढ़ रहा है वो तो एक जगह पे ही रहेंगे. तो ये गैप बढ़ता जाएगा, विच इज़ नॉट गुड. नाउ इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस. ये इन्फ्लेशन से क्या होगा, जो आप देखते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. मान लीजिए कि आप एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसा को रखे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो आप जितना आपको रिटर्न्स आ रहा था उसका अगर सब कीमत बढ़ जा रहा है, इन्फ्लेशन हो जा रहा है, तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आप इन्वेस्टमेंट पे वो क्या होगा, उसका परचेजिंग पावर घट जाएगा. इससे इन्वेस्टर जो है डिस्करेज हो जाएंगे. उनको लगेगा कि अब हमको उतना रिटर्न मतलब दिख तो रहा है कि मिल रहा है, लेकिन उसका जो पावर था
उस अमाउंट का जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको अभी भी मिल रहा है, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज फील करेंगे। ना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ऑब्वियसली है, अगर कोई भी चीज़ जो है मार्केट में, जो अगर मान लीजिए बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर कीमतें बढ़ेंगी सब चीज़ की, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी जो है क्या करेंगे, वो अपने जो भी उसका सेलिंग प्राइस है उसको फाइनली उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। फिर एक्सपोर्ट होगा वो चीज़ तो और महंगी हो जाएगी, और जब तक कि वो फाइनली इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगा तो वो एक ऐसी कीमत पे होगा जो उसको बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा कंट्री उसी प्रोडक्ट को कम कीमत में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली जो बायर्स होंगे वो कम कीमत वाला जो भी कंट्री बेच रहा है उसके प्रोडक्ट के लिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे हायर जो डोमेस्टिक प्राइस कैन मेक अ कंट्री export more expensive on the global market, reducing competitiveness. Competitiveness जो है वो घट जाएगा, which is not a good thing. Now, चलिए रेमेडीज को देखते हैं। महंगाई तो खैर अपने स्पीड से बढ़ता ही रहता है, लेकिन कैसे हम क्या करें कि उसको हम उसके शॉक को हम एब्जॉर्ब कर सकें, या ऐसा कुछ करें कि जैसे इन्फ्लेशन नहीं बढ़े उस गति से, स्टेबल रहे प्राइसेस। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको देखते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट तो क्या है कि सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस द मनी सप्लाई टू कर्ब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अब सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए कोई भी चीज़ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अगर बैंक हमको दे रहा है इंटरेस्ट रेट, अगर वो नहीं बढ़ाता है इन्फ्लेशन के केस में तो हमको तो घाटा होगा। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक उसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर देता है कि भाई अब परचेजिंग पावर जो भी इन्वेस्टर है उसका तो परचेजिंग पावर घट गया, तो उस रेट में हम इंटरेस्ट इनको ज़्यादा देते हैं उसी प्रोपोर्शन में जिस रेट पे इन्फ्लेशन चल रहा है, तो भी इन्फ्लेशन जो है उतना अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो मनी का सप्लाई, अभी मैंने बताया, अगर मनी का सप्लाई सर्कुलेशन में जो है वो बढ़ जाता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें तो उतनी ही हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है कि उतना ज़्यादा मनी सप्लाई को बढ़ाए नहीं तो डिमांड उतना बढ़ेगा नहीं, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट कर सकती है, अभी मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट जो इतना स्पेंड करने लगती है, मान लीजिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, एजुकेशन पे कर रही है, या डायरेक्टली लोग को पैसे दे रही है, तो गवर्नमेंट तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा ले रही है, और उससे क्या हो रहा है, लोग का ज़्यादा पैसा आ रहा है, डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, लेकिन सप्लाई स्टेबल है तो इन्फ्लेशन हो जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को थोड़ा कम कर दे, उतना नहीं जो दे रहा है उतना नहीं दे, और टैक्स को भी जो है वो इंक्रीज रखे, क्योंकि अगर टैक्स घटा रहा है, अभी हमने बताया कि जब टैक्स घटाएगा तो लोग के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, पैसे ज़्यादा बचेंगे मतलब वो ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ डिमांड करने लगेंगे मार्केट में, उससे कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर टैक्स को गवर्नमेंट नहीं घटाता है, बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली है कि डिमांड जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो बल्कि हो सकता है घट जाए, तो इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी। एनहांसिंग प्रोडक्शन, इसमें भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो है या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दें। प्रोडक्शन से क्या होगा, सप्लाई कोई भी प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन हो जाता है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो आप देखिएगा कि कीमतें स्टेबल रहेगी या कम हो जाएगी। जैसे नवंबर में देखिए जब गोभी आप लेते हो तो आपको मिलता है कभी कभी 60 रुपया का एक, लेकिन वही जब धीरे धीरे फरवरी या मार्च आता है तो आप देखिएगा 10 रुपये में भी एक आपको बड़ा सा फूल गोभी मिल जाएगा। तो यही होता है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, तो हम क्या होता है कि जो मान लीजिए कि हम मशीन लगा लिए, जो पहले हम कम चीज़ प्रोड्यूस कर पाते थे, सप्लाई में ला पा रहे थे, अब हम ज़्यादा ला रहे हैं उसी चीज़ को, तो सप्लाई बढ़ गया।
अब लेकिन डिमांड मान लीजिए कि स्टेबल है, तो क्या होगा उस केस में कि प्राइस जो है बढ़ेगा तो नहीं बल्कि घटेगा। तो ये भी एक तरीका है। नाउ वेज कंट्रोल्स, ओके, वेज जो होता है, जो लोग को पैसे दिए जाते हैं, उसको भी एक तरीके से बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए जितना प्रोडक्टिविटी वो लेबरर दे रहा है या लेबरर जो है किसी भी कंपनी में, जितना वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, जैसे उसका प्रोडक्टिविटी जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में अगर उसका पगार बढ़े तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी वहीं पर है और हमने उसका पगार बढ़ा दिया, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए फाइनल कीमत बढ़ा देगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना होगा, गवर्नमेंट वो जो अगर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो वेज ऐसा पॉलिसी जो है या वेज जो बढ़ोतरी जो कर रहा है वो इस प्रोपोर्शन में करे, मतलब प्रोडक्टिविटी के प्रोपोर्शन में करे, तब दिक्कत नहीं होगा, वरना फिर से इन्फ्लेशन वाला प्रॉब्लम होगा। नाउ प्राइस कंट्रोल, कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी प्याज आप देखिएगा अचानक एकदम अभी 20 रुपये मिल रहा है, फिर 100 रुपीज़ तक भी चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि अरे इतना महंगा हो गया है तो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आती है और उसको क्या करती है, एक सीलिंग लगाती है कि नहीं आपको आप 60 रुपीज़ में ही बेचना है। सेलर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको 60 रुपीज़ पर केजी बेचना है। तो सेलर जो है वो ऑब्वियसली वो तो ग्रीडी होता ही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन लेकिन घट गया। पहले जो 100 रुपीज़ में अगर बेचता पर केजी तो उसका प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम 60 रुपीज़ आप पर केजी बेचिए, उसका प्रॉफिट कम जाएगा। तो क्या करेगा, कभी कभी जो सप्लायर है ना वो क्या करता है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करने लगता है, वो होल्ड करने लगता है, कहीं छुपा देगा, जो भी मान लीजिए प्याज की ही बात कर रहे हैं, प्याज को छुपा दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर इन्फ्लेशन आप नहीं कर्व कर पाएंगे। अगर आपने प्राइसेस पे सीलिंग भी लगा दिया, एक उसका एक लेवल फिक्स कर दिया, तभी आप नहीं इन्फ्लेशन को कर्व कर सकेंगे। हाँ, सप्लाई को आप स्टेबल रखिए, तो उस केस में अगर आप सीलिंग को लगाते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल और उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। सो टुडे वी हैव डिस्कस द होल चैप्टर ऑफ इन्फ्लेशन एंड जो भी ये टॉपिक का जो वाइटल पॉइंट्स है हमने डिस्कस किया है, आप इसको रिवाइज कीजिए एंड इफ़ यू वांट सम मोर लाइक थिंग्स टू बी सॉल्व रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इन्फ्लेशन में और भी आपका कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग किसी ना किसी क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।